होगी ट्रेड। उसके बाद हमने देखा इनमरेटेड एक्ट कि जो रॉ मटेरियल होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूके को एक्सपोर्ट होगा और उसके अलावा किसी को एक्सपोर्ट नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे स्टेपल एक्ट कि जो भी प्रोडक्ट यूरोप से इधर जाएगा यूके की कॉलोनीज में वो वाया यूके होके जाएगा। जो भी प्रोडक्ट जाएगा नया टैक्स लगता था उसको कहते थे स्टेपल ड्यूटी। अब आगे देखो, आगे है नेस, ठीक है हो गया। अब है डेम, नहीं यार अभी तो सारा नेक्स्ट प्रोडक्ट ही कर दी थी। ये डैम में दिस इज ड्यूटी एक्ट, दिस इज इन्फोर्समेंट एक्ट एंड दिस इज मोलासेस एक्ट। अच्छा 1773 में पास हुआ ड्यूटी एक्ट, सॉरी 1673 में, एंड 1696 में पास हुआ इन्फोर्समेंट एक्ट। ये बड़े सिंपल से एक्ट हैं। इसमें ये था कि जो पहले एक्ट पास हुए थे उनको मजीद इन्फोर्स किया गया। इसको इस कंटेक्स्ट में समझाता हूँ कि देखो आज भी लोग इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद 2020 में इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद पाकिस्तान से जाते हैं बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की और टर्की से यूरोप, और उसके बावजूद सिक्योरिटी होने के बावजूद स्मगलिंग भी होती है। ठीक है, तो उस टाइम जब हम बात कर रहे हैं 1670s की तो उस टाइम स्मगलिंग नहीं होती होगी, उस टाइम भी स्मगलिंग होती थी और ठीक ठाक स्मगलिंग होती थी। तो कॉलोनीज की स्मगलिंग को रोकने के लिए जो ऑलरेडी लॉज पास हुए थे उनको मजीद इन्फोर्स कर दिया थ्रू दिस ड्यूटी एक्ट एंड थ्रू दिस इन्फोर्समेंट एक्ट। ड्यूटी एक्ट में क्या किया कि एक न्यू फोर्स इंट्रोड्यूस करवाई, उसको कहते हैं एम्पीरियल कस्टम कलेक्टर्स, एम्पीरियल कस्टम कलेक्टर्स, और उनको जो यहाँ पे ऑफिसर्स थे उनको ह्यूज पावर्स दी कि अगर कोई यूके के अलावा और शिप है या अगर कोई प्रोडक्ट इधर से इधर जा रही है और वो वाया यूके की पोर्ट होके नहीं जा रही या उसके ऊपर स्टेपल ड्यूटी नहीं लगी हुई, तो उन सब चीजों को क्या कर दो, सीज कर दो। इन्फोर्समेंट एक्ट में ये था कि जो कॉलोनीज वालों के कॉलोनियल शिप्स थे, जो कॉलोनीज वालों के कॉलोनियल शिप्स थे, उनको कहा गया कि अगर उन्होंने भी ट्रेड करनी है तो पहले वो आएंगे यूके की पोर्ट के ऊपर, वहां पे वो शिप जो हैं वो रजिस्टर होंगे और उसके बाद वो ट्रेड कर सकेंगे, अदरवाइज वो भी ट्रेड नहीं कर सकेंगे। जो भी कॉलोनियल शिप ने भी ट्रेड करनी है तो पहले यूके की पोर्ट पे आके रजिस्टर होंगे, उसके बाद ट्रेड कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे एक एनालॉजी अंडरस्टैंड करो, ये कॉलोनी है और ये यूके। एनालॉजी ये है कि अगर स्मगलिंग होती थी पहले तो फायदा किसका होता था,
और नुकसान किसका होता था? कॉलोनीज का। ठीक है, अब अगर यूके इन दो एक्ट्स को पास करके स्मगलिंग को कम कर देगा या रोक देगा तो अब फायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा? तो अगेन वही बात है कि ये भी इनडायरेक्टली, ये एक्ट्स भी इनडायरेक्टली थे मर्केंटालिज्म ही, कि जिसके अंदर उन्होंने कोशिश की कि बस हमारा फायदा हो और बाकी दूसरे। तो इनडायरेक्टली दीज एक्ट्स वर आल्सो कॉल्ड मर्केंटालिज्म। उसके बाद डैम में आखिर में क्या है? ये एम है, दिस एम फॉर मोलेसेस एक्ट in 1733, मोलेसेस एक्ट 1733। इस मोलेसेस एक्ट में क्या था? इसमें ये था कि ये नॉर्थ अमेरिका था और ये नीचे साउथ अमेरिका और यहाँ पे था सेंट्रल अमेरिका। अब जो शुगर केन होता है ना, शुगर केन, उसकी अगर अच्छी प्रोडक्शन लेनी हो ना तो उसकी अच्छी प्रोडक्शन के लिए शर्त ये है कि जो मौसम है वो बहुत ह्यूमिड होना चाहिए। मतलब फिजा में, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे सेंट्रल अमेरिका है, इस तरह भी ओशन है और इस तरफ भी ओशन है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी है ज्यादा, इसलिए इस पार्ट में शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। पीपीएससी में या एफपीएससी में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, विच कंट्री इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों ये जो है ना, यहाँ पे ये आपका क्यूबा जो सेंट्रल अमेरिका में है, ठीक है, दिस कंट्री इज कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे उस टाइम जो क्यूबा का कंट्रोल था वो था फ्रांस का, इसलिए इस पार्ट को कहते थे फ्रेंच इंडिया। इस पार्ट को कहते थे फ्रेंच इंडिया। यहां से जो कॉलोनीज वाले हैं वो क्या करते थे कि मोलेसेस मंगवाते थे, अब अगर आप शुगर केन से शुगर का प्रोसेस देख तो वो ये होता है कि शुगर केन की पहले होती है क्रशिंग, उस क्रशिंग के बाद वो कन्वर्ट होता है मोलेसेस में, और मोलेसेस से उसको आप शुगर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या आप उसकी शराब भी बना सकते हैं। जैसे रम जो है वो मोलेसेस से बनती है। यहाँ पे ये क्यूबा से मंगवाते थे मोलेसेस, और इन्होंने मोलेसेस को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया रम में। सेंट्रल अमेरिका में है क्यूबा, सेंट्रल अमेरिका में रम में और शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब इसको ये खुद भी यूज करने लगे और थोड़ी बहुत इसको एक्सपोर्ट भी करने लगे टुवर्ड्स यूके, खुद भी यूज करने लगे और थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट भी करने लगे। अब शुगर थी फिनिश प्रोडक्ट, और फिनिश प्रोडक्ट हमेशा इधर से इधर आती थी। जब ये चीनी इधर से इधर जाने लगी तो यूके ने कहा कि उल्लू के पट्टो, शुगर तो हमने तुम्हें भेजनी है इधर और तुम हमें भेजने लगे हो।
इन्होंने एक्ट पास किया, मोलेसेस एक्ट पास किया, मोलेसेस एक्ट, और कहा कि आज के बाद कॉलोनीज फ्रेंच इंडिया से मोलेसेस को इंपोर्ट नहीं करेंगी। जब मोलेसेस को इंपोर्ट नहीं करेंगी तो क्या होगा कि उसको शुगर में और रम में क्या है, कन्वर्ट नहीं कर सकेंगी, और जाहिर बात है फिर खुद भी यूज नहीं कर सकेंगी और उसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकेंगी। तो वो शुगर जो इस मोलेसेस एक्ट से पहले एक्सपोर्ट की जा रही थी वो दोबारा इंपोर्ट होने लगी, और 1764 में एक एक्ट पास हुआ, उसको कहते हैं शुगर एक्ट। इस शुगर एक्ट में ये हुआ कि वो शुगर जो अब इंपोर्ट हो रही थी, वो शुगर जो अब इंपोर्ट हो रही थी उसके ऊपर जो टैक्स है वो बढ़ा दिया। तो अब बच्चे आप इसको मर्केंटालिज्म में कन्वर्ट करो, इसको मर्केंटालिज्म में कन्वर्ट करो। कैसे कि वो शुगर जो पहले एक्सपोर्ट हो रही थी, अब वही शुगर क्या हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, लेकिन विद मोर टैक्सेस। तो अब आप मुझे बताओ किससे डबल ट्रिपल टेट्रा लॉस किसका हुआ, कॉलोनीज का, और फायदा किसका हुआ, यूके का। तो जब आपका फायदा हो और बाकी जाए बाहर में, दिस इज कॉल्ड मर्केंटालिज्म। हमारा नेक्स्ट भी हो गया, हमारा डेम भी हो गया, ये हमारा पहले वाला एस भी हो गया, सी। ये डेट लिखी नहीं हुई 1764। तो ये सी पे आते हैं। इन 1764 अगेन एक एक्ट पास हुआ, उसको कहते हैं करेंसी एक्ट। करेंसी एक्ट। अब इस करेंसी एक्ट में क्या था, इस करेंसी एक्ट में ये था कि यहाँ पे कॉलोनीज की आपस में ट्रेड बहुत कम होती थी। कॉलोनीज की जब आपस में, जी सेम ईयर में ही, तो स्टार्ट में ट्रेड थी बार्टर सिस्टम के साथ। स्टार्ट में ट्रेड थी बार्टर सिस्टम के साथ कि 2 किलो चीनी के बदले में 2 किलो। बाद में यहाँ पे कॉलोनियल करेंसी डेवलप हो गई, पेपर करेंसी, वो उसके साथ ट्रेड करने लगे। अब देखो डॉलर आज इतना ज्यादा एप्रिशिएटेड क्यों है, उसकी वैल्यू ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो इंटरनेशनल का होता है। ये अपनी थी पाउंड, तो जब इसके बदले में पेपर करेंसी डेवलप हुई जो थी कि इसकी कॉलोनीज वालों की, तो जब कॉलोनीज वालों ने अपनी करेंसी यूज करना शुरू की तो उनका पाउंड थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ, थोड़ा सा, और पेपर करेंसी थोड़ी सी एप्रिशिएट होगी। इनसे वो भी नहीं बर्दाश्त हुआ। इन्होंने 1764 में एक्ट पास किया, करेंसी है, और कहा कि आज के बाद तुम अपनी पेपर करेंसी यूज ही नहीं करोगे।
अभी हमारे दो एक्स रहते हैं, एस टी और क्यू एस हमारे भी रहते हैं। करेंसी एक्ट में जो कॉलोनीज की करेंसी थी उसको यूज करने से मना कर दिया कि यू विल नॉट यूज योर कॉलोनियल करेंसी। बच्चों अभी तक मैंने तुम्हें एक रीजन पढ़ाई है, सिर्फ एक रीजन। कौन सी? इकोनॉमिक रीजन। अब मैं थोड़ा सा ना दूसरी रीजन जो है पॉलिटिकल रीजन, उस पॉलिटिकल रीजन में एक इवेंट है, वो बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। जो क्यू और एस है ना, वो थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। इनको हम सही उनकी जगह पे ला के फिट करेंगे, ठीक है ना? परेशान, इनको सही जगह पे ला के फिट करेंगे, ठीक है? अच्छा, पॉलिटिकल रीजन हुआ, पॉलिटिकल रीजन में 7 ईयर वॉर कि 1756 से लेके 1763 तक वॉर लड़ी गई बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, जिसको हम कहते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। आपने कभी सोचा कि कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई क्यों होती है? Why dog always chase Billy? And why Billy is scared of Kutta? Have you ever thought about it? की खुराक एक जैसी है, जो आप हड्डी फेंकेंगे उसके में कंपटीशन है, किसका? बिल्ली का और कुत्ते का। तो जब भी कंपटीशन होता है, whenever there is competition, whenever there is competition, there is a war। उस दौर में इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान कंपटीशन चल रहा था, किस चीज के लिए? ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज के लिए। वो चाहता था मैं ज्यादा कॉलोनीज बनाऊं, अफ्रीका में, एशिया में, इधर उधर कॉलोनीज बनाऊं। सो ड्यू टू दिस कंपटीशन दे वर इन वॉर। दे वर इन वॉर इन इंडिया, दे वर इन वॉर इन अफ्रीका, और यही वॉर इनकी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी हुई। हुआ क्या कि हमने पहली क्लास में देखा कि ये अमेरिका है, और हमने देखा कि यहाँ पे है यूके, यहाँ पे है स्पेन, यहाँ पे भी स्पेन, और बाकी यहाँ पे फ्रांस है। यहाँ पे एक एरिया बनता है ओहायो, वो आजकल उसको ओहायो कहते हैं। अब फ्रांस चाहता था ओहायो पे कंट्रोल उसका हो, और यूके चाहता था ओहायो पे कंट्रोल इसका हो। जब वही कुत्ते और बिल्ली वाली बात कि एक ही चीज के लिए लड़ाई है, सोर्स एक है, यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट हुआ और यहाँ पे इनकी आपस में वॉर हो गई। एंड दिस वॉर इज कॉल्ड 7 ईयर वॉर। इस वॉर में ब्रिटेन ने एक बड़ा मजे की गेम खेली कॉलोनीज के साथ। एक बात उन्हें देखनी है, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और एक थी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस।
अभी आप कहेंगे सर इतने तो उनके ऊपर टैक्सेस लगाते थे तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कहाँ से थी? तो बच्चों हमारे ऊपर टैक्स 99% भी हो सकता है। अगर हम 100 रुपये कमाएंगे तो 90 रुपये जो है वो गवर्नमेंट 99 रुपीज गवर्नमेंट को देंगे। लेकिन हमारे ऊपर टैक्स जितना मर्जी हो जाए, हमारे पास अपनी प्राइवेट ओनरशिप तो है ना। वो प्राइवेट ओनरशिप जिसके लालच में ये लोग यहाँ पे आए थे, वो प्राइवेट ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ इन्होंने दी थी, ब्रिटिश ने, और किसने नहीं दी थी। उसके अलावा ये 13 कॉलोनीज थी, इन कॉलोनीज में जो गवर्नर होता था वो सिर्फ ब्रिटिश पर लगाती थी गवर्नमेंट, और जो लोकल लीडरशिप थी वो ये खुद थे, कॉलोनीज वाले खुद। यहाँ पे अब सिचुएशन देखना। ब्रिटेन ने कॉलोनीज वालों को, अगर फ्रांस जंग जीत गया, ये उनकी वॉर स्टार्ट हुई, अगर फ्रांस जंग जीत गया डील करेगा, जैसे वो अपने एरियाज को डील करता है। और ये जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के मजे हैं और ये जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के मजे हैं, ये खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। इसलिए उन्होंने कॉलेज वालों को कहा, ब्रिटेन ने, कि हम तुम्हारी हेल्प करते हैं और तुम ये जंग लड़ो। कॉलेज वाले मान गए इनकी बात। सो एक्चुअली कॉन्टिनेंट में भी हुआ क्या कि हमने पहली क्लास में देखा कि ये अमेरिका है, और हमने देखा कि यहाँ पे है यूके, यहाँ पे है स्पेन, यहाँ पे भी स्पेन और फ्रांस है। यहाँ पे एक एरिया बनता है ओहायो, वो आजकल उसको ओहायो कहते हैं। अब फ्रांस चाहता था ओहायो पे कंट्रोल उसका हो और यूके चाहता था ओहायो पे कंट्रोल इसका हो। जब वही कुत्ते और बिल्ली वाली बात कि एक ही चीज के लिए लड़ाई है, सोर्स एक है, यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट हुआ और यहाँ पे इनकी आपस में वॉर हो गई। एंड दिस वॉर इज कॉल्ड 7 Year War। इस वॉर में ब्रिटेन ने एक बड़ा मजे की गेम खेली कॉलोनीज के साथ। एक बात उन्हें देखनी है कि जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ब्रिटिश ने थी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और एक थी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अभी आप कहेंगे सर इतने तो उनके ऊपर टैक्सेस लगाते थे तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कहाँ से थी? तो बच्चों हमारे ऊपर टैक्स 99% भी हो सकता है। अगर हम 100 रुपये कमाएंगे तो 90 रुपये जो है वो गवर्नमेंट 99 रुपीज गवर्नमेंट को देंगे। लेकिन हमारे ऊपर टैक्स जितना मर्जी हो जाए, हमारे पास अपनी प्राइवेट ओनरशिप तो है ना। वो प्राइवेट ओनरशिप जिसके लालच में ये लोग यहाँ पे आए थे, वो प्राइवेट ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ इन्होंने दी थी, ब्रिटिश ने, और किसने नहीं दी थी। उसके अलावा ये 13 कॉलोनीज थी, इन कॉलोनीज में जो गवर्नर होता था वो सिर्फ ब्रिटिश पर लगाती थी गवर्नमेंट, और जो लोकल लीडरशिप थी वो ये खुद थे, कॉलोनीज वाले खुद थे।
यहाँ पे अब सिचुएशन देखना। ब्रिटेन ने कॉलोनीज वालों को कहा, बात सुनो, अगर फ्रांस जंग जीत गया, ये उनकी वॉर स्टार्ट हुई, अगर फ्रांस जंग जीत गया करेगा, जैसे वो अपने एरियाज को डील करता है। और ये जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के मजे हैं और ये जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के मजे हैं, ये खत्म हो जाएंगे, तुमसे छिन जाएंगे। इसलिए उन्होंने कॉलोनीज वालों को कहा, ब्रिटेन ने, कि हम तुम्हारी हेल्प करते हैं और तुम ये जंग लड़ो। कॉलोनीज वाले मान गए इनकी बात। So actually, this 7-year war that was fought between England and France, actually this war was fought between colonies and France. ब्रिटेन उनकी हेल्प कर रहा था। So in 1763 कॉलोनीज और ब्रिटेन जंग जीत गए। यहाँ पे ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। और उस ट्रीटी ऑफ पेरिस में ये जितना भी एरिया था फ्रांस का, वो सारा का सारा यूके के पास आ गया। But during this war, 1763-year war, यूके का वॉर के ऊपर बहुत खर्चा हो गया, यूके के ऊपर बहुत सारा डेट हो गया। यूके ने कॉलोनीज वालों को कहा कि ये जो वॉर डेट है ये कॉलोनीज वाले देंगे। वो क्यों देंगे? बिकॉज़ यूके ने कहा कि हमने तुम्हें फ्रांस से बचाने के लिए ये जंग लड़ी है। ये लोग भी समझदार थे, कॉलोनीज वाले भी। इन्होंने कहा कि जंग के बाद पॉलिटिकल डोमिनेशन किसकी कायम हुई है? यूके की। तो हम जंग के This is the first time in history colonies and UK are coming eyeball to eyeball with each other. ये पहला मौका है कि कमी चौधरी के गले में, चौधरी की आंखों में आंखें डाल के देख रहा है कि बस अब बड़ा तमाशा हो गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि इस कमी में इतनी हिम्मत कहां से आई कि चौधरी की आंखों में आंखें डाले। I'm repeating, फर्स्ट टाइम यहाँ पे कॉलोनीज में, उनको कमी से मुशाबे कर रहा हूँ कि कमी चौधरी के सामने आ रहा है फर्स्ट टाइम। पर यहाँ पे एक एनालिसिस ये सोचो कि इस कमी के पास इतनी पार कहां से आई। तो इस कमी के पास जो इतनी पार आई वो इस ट्रीटी ऑफ पेरिस की वजह से आई थी। इस ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या हुआ था? इस ट्रीटी ऑफ पेरिस में ये हुआ था
कि पहले उनको डर लगता था कि अगर हम यूके के साथ कोई भी पंगा क्रिएट करेंगे तो फ्रांस हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। अगर हम यूके के साथ कोई भी पंगा क्रिएट करेंगे तो फ्रांस हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। अब यहाँ पे फियर ऑफ फ्रांस जो है वो खत्म हो चुका था। ठीक है, और आपको पता है शेर आदमखोर कब बनता है? जब वो आदम का खून टेस्ट करता है। ठीक है, इन चर्सियों ने पहली दफा यहाँ पे टेस्ट ऑफ विक्ट्री की थी, जंग जीते थे। और यूके के पैसों के साथ उन्होंने पहली दफा जंग जीत के वॉर आर्ट सीखा था। पहले तो सारी कॉलोनीज थी अलग अलग थी। जब जंग लड़ी तो सारी कॉलोनीज इकट्ठी होकर लड़ी, तो इनके दरमियान एक इंटर कनेक्टेडनेस डेवलप हुई और उनको लगा, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हुआ कि अगर हम सारे इकट्ठे होके फ्रांस को फारिग करवा सकते हैं तो हम इकट्ठे होके यूके को भी फारिग करवा सकते हैं। और बच्चों, ये होता है वॉर का एनालिसिस करना। अब यहाँ पे कमी ने अपने परपुर निकालने शुरू किए। बस बहुत हो गया है, अब गली में मेरी भी गाड़ी खड़ी होगी। यूके इनसे ये पैसे लेना चाहता था। यूके ने इनसे पैसे निकलवाने के लिए एक एक्ट पास किया 1765 में। उस एक्ट को कहते हैं स्टैम्प एक्ट। शाह जी, आपको खैर है? आप क्या कर रहे हैं आज? तो मैं सदात की इज्जत बहुत करता हूँ यार। कॉलोनीज आपस में इंटरकनेक्टेड हुई ना। देखो, पहले ट्रेड होती थी लेकिन इतनी आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं थी। फर्स्ट टाइम की जंग उन्होंने मिलके लड़ी। तो ड्यू टू दिस वॉर दे केम टुगेदर विद ईच अदर। ठीक है शाह जी मोहतरम? शाह जी आप हुक्म करें, मैं आपको वहीं आपके घर में फौजी लगवा देता हूँ। शाहों के लिए तो फिर कुछ भी ना, आपके लिए तो शाह जी जान भी हाजिर है। आप हुक्म करें, मैं वहीं आके पढ़ा देता हूँ आपको। आप एड्रेस बस मुझे बताएं, ठीक है? अच्छा, स्टैम्प एक्ट। अच्छा, स्टैम्प एक्ट ये था जी, ये आखिरी वाला। स्टैम्प एक्ट ये था कि आज के बाद जो भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होगा, आज के बाद जो भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होगा, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो किसी का शादीनामा हो, चाहे किसी का तलाकनामा हो, whatever would be the printed document। देखो ना, हमारे जैसे स्टैम्प पेपर होते हैं ना, स्टैम्प पेपर, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या लगी होती है? स्टैम्प लगी होती है, और स्टैम्प के पैसे गवर्नमेंट को जा रहे होते हैं। इसी तरह का ये स्टैम्प एक्ट था कि जो भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर लगेगी स्टैम्प, और उस स्टैम्प का तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अभी बड़ा ठीक ठाक किस्म का एक्ट था। मतलब आप ये देखें कि इस एक एक्ट को लगा के यूके ने अपने 1/3 जो थर्ड रेवेन्यू है ना, 1/3 रेवेन्यू अपना एक साल में इस एक्ट से जनरेट किया।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम इन्होंने इसके अगेंस्ट बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट किया। कमियों ने पहली दफा यहाँ पे जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट किया। इन्होंने कहा कि ये जो स्टैंप हैं ये हमारी डेथ स्टैंप्स हैं। जैसे हॉलीवुड मूवीज देखी होगी ना, वो कहते हैं ओवर माई डेड बॉडी, ये हमारी डेथ स्टैंप्स हैं, हमने ये टैक्स नहीं देना। और यहाँ पे एक सैमुअल एडम था। सैमुअल एडम ने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आज़ादी की मूवमेंट चलाई। उस मूवमेंट को कहते हैं सन्स ऑफ लिबर्टी। जिस तरह हर मूवमेंट का एक स्लोगन होता है, नारा होता है, यहाँ पे इन्होंने अपना नारा लगाया, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, तो ये नहीं लिख लेना, ठीक है, ये तो पीपी वालों का ना। नारा लगाया कि नारा ये था कि आज के बाद there would be no taxation without representation. No taxation without representation. समझ आइए? यार मूवमेंट, और हाँ तरीका मूवमेंट थी जिसके अंदर काफी सारे लोग इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे ऊपर टैक्स लगाएं टैक्स, लेकिन तब लगाएं जब आप हमें रिप्रेजेंटेशन दें, जब आप हमें रिप्रेजेंटेशन दें। यहाँ पे जो इनके प्रोटेस्ट थे वो बहुत फेरोशियस हुए, बहुत तेज हो गए इनके प्रोटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यूके को एंग्लो फ्रेंच वॉर, तो वॉर तो उन्होंने खुद लड़ी थी, यहाँ पे कोई कंटोनमेंट तो थे नहीं। तो जब आर्मी स्टैंप एक्ट की वेक में जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश की, बट उन्होंने पे नहीं किए, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि we wouldn't pay this war debt, हम नहीं देंगे। बिकॉज वो कहते थे कि वॉर का जो सारा गेन हुआ है, वॉर गेन होता है ना, माले गनीमत कह लो, कि जो वॉर गेन हुआ है वो तो सारा यूके का हुआ है, बिकॉज यूके का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डेवलप हुआ है। देन व्हाई वी शुड गिव द डेट, we wouldn't give this debt। और इसी की वेग में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बिकॉज यूके ने ये जो स्टैंप एक्ट लगाया था ये वॉर डेट लेने के लिए लगाया था। इसके अगेंस्ट इन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया कि यूके को पहली दफा यहाँ पे अपनी रॉयल आर्मी भेजना पड़ी। ठीक है, अब रॉयल आर्मी के कि वो चाहते थे कि जहां पे हमारे लिए टैक्स के डिसीजन होते हैं कि कॉल्स लगेंगे, जहां पे हमारे लिए लॉज बनते हैं, हमें वहां पे रिप्रेजेंटेशन चाहिए। समझ आई है? अब मुझे तुम बताओ कि वो कहां पे रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे? शाबाश, किसके पार्लियामेंट में? वो हाउस ऑफ
लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब जो यूके का पार्लियामेंट है उसमें रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे। हाँ हाँ उसी तरह। अच्छा अब देखो देखो, अब इसको 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 यूके के कंटेक्स्ट में भी अंडरस्टैंड करो ना, इसको यूके के कंटेक्स्ट में भी अंडरस्टैंड करो कि यूके उनको ये रिप्रेजेंटेशन कभी भी नहीं देगा। क्यों? देखो अगर यूके के लेजिस्लेचर में अगर ये लोग बैठे होंगे यूएस के, तो क्या ये ऐसे लॉज पास होने देंगे? तो यूके उनको कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा। ये उनका दोनों तरफ से डायलेमा है। फिर तो मे भी वो रह लेते ना। तो यार देखो, अच्छा हर ये चीज जो ना, चीजें ना डॉट्स के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है ना। ये जितने भी वो ये थी कि इंडियंस को लेजिस्लेशन के अंदर हिस्सा नहीं दिया गया था। समझ आई बात? इसको बस छोड़ दे, ये कनेक्ट करो। दे वर आस्किंग फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, कि जहां पे हमारे लिए लॉज बनते हैं, रूल्स बनते हैं, वहां पे हमारी रिप्रेजेंटेशन तो हो ना। तो समझ आई है? ओके अब देखो अब जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट स्टैम्प एक्ट, जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट स्टैम्प एक्ट, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये था कि अगेंस्ट स्टैम्प एक्ट पहली दफा यहाँ पे आर्मी की जरूरत पड़ी। अब आर्मी के लिए कंटोनमेंट चाहिए, कंटोनमेंट्स थे नहीं, क्वार्टरिंग थे नहीं, तो इन्होंने 1765 में वो जो क्यू मिसिंग था वो एक्ट पास किया, जिसको कहते हैं क्वार्टरिंग एक्ट। अब क्वार्टरिंग एक्ट में ये था कि ये वही लोग आर्मी के जो सुबह इन स्टैम्प एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट को क्रश कर रहे होंगे, उनकी फैंटी लगा रहे होंगे। मतलब ये आर्मी के लोग जो सुबह इस स्टैम्प एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वालों की फैंटी लगाएंगे, शाम को वही लोग उनके घरों में रहेंगे। मतलब वही आर्मी उनके घरों में रहेगी और लोग बाउंड होंगे कि वो उनको फूड भी प्रोवाइड करें। तो अगेन इसको भी पाकिस्तान की कंटेक्स्ट में समझो। जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो मुक्ति बानी वाले क्या कहते थे कि हमारी पाक आर्मी है और हमारी फैंटी लगा रही है। कहते कि हमारी आर्मी है, मतलब यूके की आर्मी तो ये कॉलोनी भी तो इन्हीं की थी ना। तो कहते थे हम इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, ये हमारी फैंटी लगाते हैं, शाम को हमारे घरों में भी रहें और हम इनको फूड भी प्रोवाइड करें। दिस वाज क्वार्टरिंग एक्ट। और यहाँ पे एक बड़ी फनी सिचुएशन क्रिएट हुई, उनको लगा कि ये तो हमारी इंसल्ट है। तो यहाँ पे हालात और भी ज्यादा खराब हुए। हालात इतने ज्यादा खराब हुए कि इन 1766 अगले साल यूके को जितने भी टैक्सेस थे वो सारे रिमूव करना पड़े। ऐसे बनती हैं कौमें। इट इज द फर्स्ट टाइम इन ब्रिटिश हिस्ट्री कि किसी नेशन ने इतना प्रोटेस्ट किया कि उनको सारे टैक्सेस रिमूव करना पड़े। और उस एक्ट को कहते हैं डेक्लारेटरी एक्ट। इस एक्ट में क्या था कि जितने भी टैक्सेस थे वो सारे के सारे खत्म हो गए और सिर्फ एक डेक्लेरेशन पास किया गया। उस डेक्लेरेशन में ये था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके पास एक राइट रहेगा, डेक्लेरेशन एक राइट रहेगा कि वो जब चाहे तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा सकता है। ये बीपी है ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, अच्छा इन 1766 उन्होंने एक एक्ट पास किया, ब्रिटिश डेक्लेरेटरी एक्ट। सारे टैक्सेस खत्म कर दिए और कहा
हम जब चाहें तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा देंगे। तुम लोग बताओ कि क्या इस लेवरेज देने के बाद, टैक्सेस खत्म करने के बाद उनके प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे?